अब यहाँ पे ये इक्वेशन जो मैंने बताया क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टी यहाँ पे क्या है वो देख लो। ऊपर वाले फिगर में ये जो टॉप लेयर है ना, टॉप विड्थ जो है उसको मैंने यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट किया, टी से डिनोट मैंने इसको किया। ठीक। अब जी ए क्यूब, ये ए क्यूब लिखा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे बाकी तुम पहचान ही लोगे। ए फॉर एरिया है, जी फॉर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, टी तुम्हारा टॉप विड्थ हो गया और ये क्यू तुम्हारा क्या है यहाँ पे डिस्चार्ज है। अब हमें पता है कि फ्रॉड नंबर वी अपॉन जी ए अपॉन टी ये होता है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो तुम देख सकते हो यहाँ पे वही इक्वेशन आएंगे। ठीक है। तो फ्रॉड की जो वैल्यू है, तुम देखो ये वाला वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, वन के बराबर आ रहा था। क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू वन के बराबर आएगा। फिर मैंने इसको लिखा कि ये तो फ्रॉड के स्क्वायर के बराबर है, और वो मैंने यहाँ पे नीचे ड्राइव कर भी लिया है कि देखो ये जो है फ्रॉड के स्क्वायर के बराबर है ये चीज। ठीक है। तो यहां से मुझे ये पता चला कि चूंकि यहाँ जो इसकी वैल्यू है ये वन के बराबर है और यही फ्रॉड के बराबर हो रहा है, तो फ्रॉड की वैल्यू वन हो रही है, सीधी सी बात। तो फिर फ्रॉड जो है वो हमारा वन कब होता है भाई, यानी कि क्रिटिकल फ्लो है। तो यहाँ हमने यही कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे हमारा क्रिटिकल फ्लो है, तब जाकर के ये वाला जो इक्वेशन है सेटिस्फाई होगा। अब इसका बहुत काम आएगा एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे अभी देखो आगे। क्रिटिकल डेप्थ, रेक्टेंगुलर चैनल में हमें निकालना है क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ होने का मतलब फ्रॉड नंबर इक्वल्स टू वन है। तो देखो एरिया इक्वल्स टू बी इंटू वाई सी, ये होगा हमारे पास। डेप्थ को मैंने यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ लिया है। टी जो है वो बी के बराबर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया। अब ये जितनी भी वैल्यूज थी ये सब मैं यहाँ इसमें पुट कर दे रहा हूँ, या फिर कह दो कि यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट करी तो मेरे पास में ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। फिर इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो ये बन गई, और इसको फर्दर मैंने सॉल्व किया तो चूंकि मेरा यहाँ पे मेन जो मोटिव है वो क्रिटिकल डेप्थ निकालना है, इस चीज को याद रखना। तो क्रिटिकल डेप्थ के हम यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो क्रिटिकल डेप्थ मेरे पास आया है क्यू स्क्वायर अपॉन जी, इसकी ओवरऑल पावर वन अपॉन थ्री, ये मेरे पास है। और यहाँ पे जो क्यू है, ये जो तुम देख सकते हो जो क्यू है, ये है क्यू अपॉन बी, कैपिटल क्यू अपॉन बी। इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ठीक है। ये जो स्मॉल क्यू यहाँ पे लिखा है डिस्चार्ज पर यूनिट। चलिए, तो ये वाला फॉर्मूला जो आया है ये रेक्टेंगल के लिए है, इसको हम याद कर लेंगे अच्छे से। रेक्टेंगल के लिए डायरेक्टली तुम क्रिटिकल डेप्थ निकाल सकते हो। फॉर्मूला अप्लाई करना, वाई सी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर ओपन जी बराबर वन अपॉन थ्री। बहुत पूछा है प्रीवियस ईयर में और आगे भी पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछता है एग्जाम, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। उसी तरीके से हम अभी ट्रायंगल के लिए भी निकालेंगे शॉर्ट फॉर्मूला क्रिटिकल डेप्थ वाला। अब नेक्स्ट है इसमें क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी ईसी, ये भी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला एनर्जी का था E इक्वल्स टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन टू जी ए स्क्वायर, यही तो था। तो अब यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ आ चुकी है, तो यहाँ पे उस क्रिटिकल डेप्थ की वजह से क्रिटिकल एनर्जी हो जाएगी। तो हर जगह यहाँ पे क्रिटिकल वाला जो होगा फैक्टर वो इंक्लूड किया जाएगा। ऐसी एरिया जो तुम निकालोगे वो बी इंटू वाई सी करके निकालोगे, याद रखना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही सेम चीज है जो जैसे मैंने अभी ऊपर तुम लोगों को बताया था वही यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ये मेरे पास वाई सी हो गया, ये जो क्यू है इसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया तो मेरे पास में ये चीज आ जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ईसी का एक मेरे पास नया फॉर्मूला बन गया है, ईसी इक्वल्स टू वाई सी प्लस ए अपॉन टू टी। और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, रेक्टेंगल हो ट्रायंगल हो सभी पे ये एप्लीकेबल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, प्रीवियस ईयर में बहुत आई है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछता है, प्री में आएगा कि बताओ क्रिटिकल एनर्जी क्या होगी, ये तुम्हारा सेक्शन है। ठीक है। वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट तुम्हें एरिया दिया होगा, टॉप विड्थ दी होगी और क्रिटिकल डेप्थ भी दी होगी, तो निकाल करके तुम बताना। नेक्स्ट देखो, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम यहाँ पे और क्या देख पा रहे हैं, एक ये वाला रिलेशनशिप भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया है, आगे भी आएगा। ये रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है कि तुम डायरेक्टली क्रिटिकल एनर्जी निकाल सकते हो, किससे, तुम्हारे क्रिटिकल डेप्थ से। कैसे हो रहा है ये, तो क्रिटिकल डेप्थ इक्वल्स टू वाई सी प्लस ए अपॉन टू टी, ये हमने जस्ट अभी अभी निकाला। एरिया अगर मुझे निकालना है तो बी इंटू वाई सी करूंगा मैं ऑब्वियसली। टी जो है वो बी के बराबर होता है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो सारा जब सॉल्व मैंने यहाँ पे किया तो मेरे पास में मिला ई सी इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू वाई सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पे। नेक्स्ट, काइनेटिक हेड इज वन अपॉन टू
ऑफ पोटेंशियल हेड एक ये हो जाएगा। पैराबोलिक चैनल में ई मिनिमम अगर मुझे निकालना हो तो वो 4/3 YC करके निकाला जा सकता है। ठीक है, ट्रायंगुलर सेक्शन में देख लो अभी A इक्वल्स टू एन वाई। अब ये मैंने यहाँ पे कैसे निकाला, ए एरिया है ये, इस चीज को समझना, ए इज एरिया, तो एरिया इक्वल्स टू NY²। अब ये कैसे हो रहा है, टॉप विड्थ जो तुम्हारा है यहाँ पे वो है 2NYC, YC यहाँ पे है क्रिटिकल डेप्थ है YC। इसको कैसे किया वो देख लो, इसको दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड कर दो ऐसे। अब यहाँ पे ये जो डेप्थ है ये मेरे पास में YC हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला जो है ये मेरे पास में NYC हो जाएगा, ऐसे ये वाला भी NYC हो जाएगा। तो टोटल T जो है वो हो चुका है 2NYC। अब मुझे एरिया निकालना है तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू 2NYC, यानी कि जो मेरा T है वो, और जो मेरा डेप्थ है क्रिटिकल डेप्थ वो यहाँ पर आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा, NYC का स्क्वायर, ये मेरे पास में एरिया यहाँ पे जो है आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इन जनरल टर्म्स बात करूं तो भी मेरा एरिया यही आएगा, बस यहाँ पे डेप्थ जो है वो क्रिटिकल डेप्थ है, इसीलिए यहाँ पे जो है नीचे मैंने YC लिख दिया। अब ये वाला इक्वेशन हम लोगों को पता ही है, Q² T/Ga³ इक्वल्स टू 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके समझो कि भैया ये तो हर जगह अप्लाई हो जाती है, यूनिवर्सल फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास में, ये वाले की बात कर रहा हूँ। इसमें अब तुम सारी वैल्यूज पुट कर दो जो तुमने ट्रायंगल के लिए निकाली है ना, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करो। यही एक ऐसा इक्वेशन है, तुम लोग ध्यान दो, हर जगह लगा करके तुम रेस्पेक्टिव जो तुम्हारी शेप्स होंगी उनकी आगे फर्दर वैल्यूज निकाल सकते हो, शॉर्ट वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे हमने ऊपर रेक्टेंगल के लिए निकाली, यहीं से तो निकाली थी, ऐसे ही यहाँ पे देख लो। ट्रायंगल के लिए सारी वैल्यूज रख दो, टॉप विड्थ तुम्हारा 2NYC होता है वो मैंने यहाँ पे रख दिया, एरिया क्यूब है यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो सारी चीज रखने के बाद सॉल्व करो, तो यहाँ पे ट्रायंगल के लिए मेरे पास में आ रहा है 2Q²/GN² की पावर 1/5। ये मेरा यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ जो है आ चुका है। ऊपर में क्रिटिकल डेप्थ हमारा क्या था, वहां पे पावर 1/3 था, यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है आई हैं, तो ये सब याद रखना। फ्लो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, फ्लो ट्रांजिशन का मतलब होता है, ट्रांजिशन क्या चीज है भाई, एक चीज से दूसरी चीज में चले जाना है, एक तरीके से ट्रांसफर हो जाना है, या फिर बदल करके जो है किसी और चीज में चले जाना, बदल जाना। तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, फ्लो ट्रांजिशन की हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला केस हमारे यहाँ पे फ्लो ट्रांजिशन ड्यू टू हम्प क्रिएशन। तो जो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है हम्प के क्रिएशन की वजह से, वो हम समझते हैं। हम्प क्रिएशन क्या होता है, हम्प होता है इस तरीके से, ये हमारी जमीन है, यहाँ पे ऐसे पानी फ्लो होता है, तो ये नॉर्मली फ्लो होगा ऐसे। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, पानी तो ऐसे फ्लो हो रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक पत्थर रख दिया, ये पत्थर एक तरीके से हम्प हो गया, पानी जो आएगा यहाँ टकराएगा, वो ऐसे ऊपर को निकल कर जाएगा। तो यहाँ पे उस हम्प की वजह से वाटर जो है वो कैसे बिहेव करेगा, जब हमारा फ्लो सब क्रिटिकल होगा, जब हमारा फ्लो सुपर क्रिटिकल होगा, ये चीजें हमें यहाँ पे समझनी है। ऐसे ही हम्प हो गया, हम्प के बाद में हमारे पास यहाँ पे और भी आएंगी चीजें, है ना। चलो अभी देखते रहो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सब क्रिटिकल फ्लो के लिए देख रहा हूँ। तो सब क्रिटिकल फ्लो में तुम यहाँ पे ये जो दो डायग्राम्स तुम लोगों के सामने हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें समझना है। तो यहाँ मैंने क्या किया, ये मैंने एक हम्प बनाया हुआ है, ये जो तुम देख रहे हो ये मैंने एक हम्प बनाया हुआ है, और इस हम्प की मैंने एक यहाँ पे डेल्टा जेड जो है हाइट भी ली है, एक तरीके से डेल्टा मैंने यहाँ पे लिया। अब हो क्या रहा है, ये जो तुम दो चीज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है y1, ये डेप्थ ऑफ फ्लो, ऐसे ही यहाँ पे y2, ये भी डेप्थ ऑफ फ्लो। उसके बाद में यहाँ पे एनर्जी आ रहा है E1 और यहाँ पे भी एनर्जी आ रहा है E2, ये TEL लिखा है, टोटल एनर्जी लाइन लिखा हुआ है। अब देख लो, तो यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे y1 तुम्हारी जो डेप्थ ऑफ फ्लो थी जो ऐसे चल रही थी, वो यहाँ पे सडनली नीचे आ रही है। तो वो नीचे कैसे आ रही है, वो देखो, वो ये जो हम्प है, इस हम्प से टकराने के बाद में तुम्हारी डेप्थ जो है, एक्चुअली डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो कम हो रही है। ठीक है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। कम कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सब क्रिटिकल फ्लो है, तो उसकी वजह से तुम्हारी डेप्थ जो है वो कम हो जाएगी। सुपर क्रिटिकल फ्लो हो अगर, तो देखो सुपर क्रिटिकल फ्लो का भी यहाँ पे केस होगा, एक सेकेंड मेरे को सुपर क्रिटिकल फ्लो भी दिखाने को, डायग्राम नहीं बना हुआ बट यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, तुम देख सकते हो। सब क्रिटिकल फ्लो के लिए y2 लेस देन y1 है, जस्ट अभी मैंने डायग्राम में दिखाया, और सुपर क्रिटिकल में y2 ग्रेटर देन y1 हो रहा है। जैसे मैंने अभी तुम लोगों को समझाया था कि यहाँ पे डेप्थ जो है वो बढ़ जाएगी, सब क्रिटिकल में डेप्थ जनरली नीचे चली जाती है। चलो ये हमने समझ लिया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ इस डायग्राम में भी जो है लेकर के आओ। यहाँ पे तुम्हारे पास में एनर्जीज हैं सारी, यहाँ पे क्रिटिकल एनर्जी है, यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E1 है, ये तुम्हारे एनर्जी का ग्राफ है। अब
यहाँ हो क्या रहा है, ये 45 डिग्री पे बना हुआ है स्लोप, वही जो हमने ऊपर देखा था, और ये तुम्हारा डिस्चार्ज वाला ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिटिकल एनर्जी के लिए सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे मुझे वाई सी मिला है, इसके नीचे सुपर क्रिटिकल, इसके ऊपर सब क्रिटिकल। अब तुम यहाँ पे कुछ चीजें देख पा रहे हो, यहाँ y2 लेस देन y1 लिखा है। y2 लेस देन y1 का मतलब ऊपर वाले डायग्राम में, यहां आ जाओ एक बार ऊपर, यहाँ जो, हाँ ये देखो y1 यहाँ पे नीचे है ना, और y2 यहाँ पे ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो y2 का वैल्यू है ये कम हो रहा है किससे, y1 से। तो सब क्रिटिकल फ्लो में ये चीज हो रही है, यहाँ पे इस चीज को याद रखना ऐसे। नेक्स्ट सी में देखो, अभी हाँ ये रहा हमारा, यहाँ तुम देख सकते हो कि EC के बाद यहाँ से EC यहाँ तक, तो यहाँ पे मैंने एक फिर भी एक E2 लिया हुआ है, यहाँ पे E1 लिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस क्रिटिकल एनर्जी से कुछ डिस्टेंसेस ले रहा हूँ, एक डेटम Z ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं अपने डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, देखो क्रिटिकल एनर्जी से मैंने Z लिया एक वैल्यू, यहाँ पे पहले एक Z लिया, यहाँ पे भी एक Z मैंने लिया हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट Zs के लिए समझो मेरे पास यहाँ पे एनर्जी की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। ये चीज तुम बेटर समझ पाओगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन तुम यहाँ थोड़ा बहुत ग्राफ से भी समझ सकते हो। अभी देखो, इस E2 एनर्जी के लिए मेरे पास में यहाँ पे Y2 है, और इस E1 एनर्जी के लिए मेरे पास में यहाँ पे Y1 है। इसी चीज को वो यहाँ पे बता रहा था कि E2 इज लेस देन, सॉरी Y2 इज लेस देन Y1, ये चीज वो हमारे यहाँ पे कहता है। यहाँ पे हमारा सब क्रिटिकल है ऊपर, नीचे हमारा सुपर क्रिटिकल है, जो हमेशा रहेगा, ऊपर सब क्रिटिकल होगा, नीचे सुपर क्रिटिकल होगा। बस अंतर यहाँ पे होगा, जो हमारी डेप्थ होंगी वो चेंज हो जाएंगी बस। नेक्स्ट देखो, अभी एनर्जी लॉस ड्यू टू हम्प। अब इस हम्प की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो कितना है, कैसे उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है, इफ देयर इज एनर्जी लॉस टेकिंग प्लेस ड्यू टू, सॉरी टेकिंग प्लेस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो अगर कहीं पे भी एनर्जी लॉस हो रहा है अपस्ट्रीम के और डाउनस्ट्रीम के बीच में, तो वो एनर्जी लॉस को मैंने यहाँ पे लिया है HL से, ठीक है, HL से मैंने लिया हुआ है। अब आगे देखो, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एक न्यू हम्प, ठीक है, जिसकी हाइट अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइट उसकी हो जाएगी HL, ये HL है, और डेल्टा जेड, डेल्टा जेड हमारा ये है यहाँ पे, और HL जो जैसे अभी हमारा यहाँ पे हुआ है लॉस, उसको हम यहाँ पे एक साथ ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल हम डेल्टा जेड, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी नई हाइट, नए नए हम की हो जाएगी, ओरिजिनल हमारा डेल्टा जेड ही था। अब नई स्पेसिफिक एनर्जी की इक्वेशन जो हमारे यहाँ पे बनेगी वो क्या बन जाएगी, उसको भी देख लो। यहाँ पे तुम जो देख पा रहे हो E1 इक्वल्स टू E2 प्लस डेल्टा जेड प्लस HL, ये क्या है, थोड़ा सा यहाँ इस वाले ग्राफ से हम समझेंगे। E1 हमारे पास यहाँ पे है, E2 हमारे पास यहाँ पे है, तो तुम क्या देख पा रहे हो, E1 इक्वल्स टू E2 प्लस डेल्टा जेड, डेल्टा जेड क्या है, ये है हमारा दोनों के बीच का डिफरेंस, ये है। HL हमारा क्या है, ये इतना जो इक्वेशन है ये तो हमेशा सेम ही रहेगा ऐसे ही। ये HL यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तुम देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है तो वो हमारा HL है, ठीक है, ये चीज को याद रखो। जैसे कि ये वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाया, HL को छोड़ करके तुम इस वाला इक्वेशन को देख सकते हो, वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, सेम चीज है और कुछ नहीं है। चलो, सारा हमने यहाँ पे समझ लिया है, अभी नीचे चल लेते हैं। अब ये जो हमारे ग्राफ्स हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लो। ये जेड मैक्स है, यहाँ पे हमारा Y1 है, यहाँ पे हमारा Y2 है, यहाँ पे हमारा क्रिटिकल डेप्थ है। तो ये जो ऊपर ग्राफ तुम देख रहे थे जहां पे जेड मैक्स का जिक्र हो रहा था, तुम्हारे डेप्थ का जिक्र हो रहा था, अब उन दो का ग्राफ हम यहाँ पे नीचे बना रहे हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन थोड़ा सा देखो, जेड मैक्स के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जेड मैक्स है, इस जगह पे मैंने अपना क्रिटिकल डेप्थ लिया हुआ, ये रहा। इस क्रिटिकल डेप्थ से तुम देख सकते हो कि Y1 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, Y1 का वैल्यू सबसे ज्यादा, ऊपर भी सबसे ज्यादा था। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि एक वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हुआ, जो कि यहाँ तक आ चुका है, वो मेरा क्या है, Y2 है। और Y2 ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा उसका भी यहाँ पे कंडीशन होगा, जो कि मेरा क्या है वो देख लो, इस जगह पे मेरा यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। चलो, इस जगह पे मेरा यहाँ पे कंडीशन होगा
कि जो y2 है ये नीचे आकर के ऑलमोस्ट क्रिटिकल डेप्थ के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में अभी बता रहा था। अब यहाँ पे आ जाओ वापस से, इस चीज को हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट इसमें देखो, यहाँ पे हमारे पास में y1 डैश है, यहाँ पे हमारे पास y1 है, यहाँ पे हमारे पास yc है। यहाँ yc हमारा सेम रहेगा हमेशा, क्रिटिकल एनर्जी के लिए होता है। अब जैसे जैसे मैं एनर्जी बढ़ाऊंगा, मेरा यहाँ पे जो y का वैल्यू है, जो एक्चुअल डेप्थ है, वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है y1, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है y1 डैश। तो ये डिफरेंट डिफरेंट z की वैल्यूज के लिए है। तो यहाँ पे क्रिटिकल एनर्जी, यहाँ पे z मैक्स लिया, तो यहाँ पे E1 है, तो यहाँ पे y1 है उसके लिए। जब मेरी वैल्यू z की z मैक्स से भी ज्यादा हो चुकी होगी, तो उस सिचुएशन में जो मेरा y1 यहाँ पे है, उसको मैंने y1 डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि और ऊपर चला जाएगा। जितना z का वैल्यू बढ़ता जाएगा, मेरा y का वैल्यू जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये चीज समझनी है। तो यहाँ तक आई होप सभी समझ गए होंगे, कोई डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं रही होगी। अभी आगे फिर मैं बताऊंगा, अभी डाउट्स ले लेते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में ये जो चीजें जितनी मैंने ऊपर बताई हैं, सेम यहाँ पे लिखी हुई हैं सबकी सब। अब आगे देखो स्टेप्स। ये जैसे जैसे मैंने तुम लोगों को ऊपर बताया था, वही यहाँ पे स्टेप्स हैं। तुम लोग इसको पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना। ये सारा वही है, जितना मैंने अभी स्टेप्स बताया कि ये ऐसे ऐसे हो जाता है, वही सब लिखे हुए हैं। ठीक, बस यहाँ पे एक हमारे पास चोकिंग कंडीशन है, इसके बारे में जिक्र करना जो है रह गया। चोकिंग कंडीशन क्या होती है, जब हमारा डेल्टा जेड डैश ज्यादा हो जाएगा डेल्टा जेड मैक्स से। तो बेसिक सी यहाँ पे बात है कि डेल्टा जेड जब हमारा डेल्टा जेड मैक्स से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा एनर्जी है E2, वो हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है। E2 हम इस तरीके से निकाल सकते हैं भैया। E2 एक बार देखो, E1 क्या था हमारा, E2 प्लस डेल्टा जेड था ना। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ E2, तो E2 इक्वल्स टू E1 माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा। डेल्टा जेड की जगह पे भी मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ डेल्टा जेड डैश। ठीक, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ये जो कंडीशन है, मैं यहाँ पे ये मान रहा हूँ कि जो E2 है वो लेस हो गया EC से, क्रिटिकल एनर्जी से कम हो गया। तो जैसे ही मेरा एनर्जी क्रिटिकल एनर्जी से कम हो जाएगा, तब फ्लो मेरा होगा ही नहीं। ये समझो, तब मेरा फ्लो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, फ्लो रुक जाएगा। फिर वही चीज यहाँ पे लिख रहा है, देयरफॉर फ्लो विल नॉट अकर बिकॉज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज नॉट अवेलेबल। तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पे चोकिंग कंडीशन, जिसमें हमारा फ्लो रुक जाता है, उसको हम चोकिंग कंडीशन कहते हैं। ठीक, लेकिन कुछ टाइम के बाद खुद से ही फ्लो कंडीशन बदल जाते हैं, फ्लो पैटर्न बदल जाते हैं, और फिर से फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, तुम लोगों ने देखा भी होगा, बहुत बार क्या होता है कि तुम्हारा पानी जो है पीछे से फ्लो होकर के आ रहा है। ठीक है, कहीं से भी पानी फ्लो होकर के आ सकता है। अब वाटर फ्लो होकर के आ रहा है, सपोज करो तुमने सामने कुछ बैरियर लगा दिया, तो पानी क्या होगा, वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और फिर कुछ देर के बाद में वहां पे जब इकट्ठा 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 होता चला जाता है, देन पानी फिर उसके ऊपर से भी निकल जाता है, फिर कहीं ना कहीं से रास्ता बना लेता है। लेकिन बनाता कुछ देर की बात है, लेकिन बना जरूर लेता है। तो उसी को उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर सम टाइम फ्लो पैटर्न विल चेंज एंड E1 बिकम्स E1 डैश। ये जो थोड़ा सा आगे लिखा है, E1 जो है E1 डैश बन जाएगा। इसको तुम थोड़ा सा पढ़ लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके बाद में यहाँ मैं एक ग्राफ तुम लोगों के लिए बना देता हूँ। तो अब हम समझ रहे हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था हम्प की वजह से, तो फ्लो ट्रांजिशन हमारे हम्प की वजह से। अब हम यहाँ पे विड्थ के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से समझेंगे। विड्थ के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मतलब, मान लो अभी मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ऐसे ऊपर से देख रहा हूँ, कैनाल है मेरा ये, ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इतना सही रास्ता जो है मेरे पास में बचा हुआ है, तो अब पानी को यहाँ से फ्लो करके जाना है। तो अब पानी कैसे बिहेव करेगा, है ना। तो इस विड्थ के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आया है, ये आया कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे, तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मेरा वाटर है, फ्लो है, वो कैसे बिहेव करेगा, अब यहाँ हमें ये चीज को समझना। ठीक है, तो एक ग्राफ में बना देता हूँ। अब ये वो वाला डायग्राम है जिसके बारे में बता रहा था मैं, डेप्थ और एनर्जी का डायग्राम। इसमें हम क्या करेंगे, डेप्थ और सॉरी डेप्थ और एनर्जी का डायग्राम ही हमें पढ़ना है, बट ये विड्थ कॉन्ट्रैक्शन के लिए पढ़ना है। ऊपर भी हमने डेप्थ और एनर्जी का डायग्राम पढ़ा था, बट वो विड्थ कॉन्ट्रैक्शन के लिए नहीं, वो हम क्रिएशन में था। अब विड्थ कॉन्ट्रैक्शन में देख लो, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक एनर्जी है, इधर तुम देख सकते हो, एक यहाँ पे एनर्जी है और एक यहाँ पे एनर्जी। तो मैंने दो डिफरेंट एनर्जीज के लिए ग्राफ ड्रॉ किया।
तो यहाँ पे इस एनर्जी की जो लाइन है वो ऊपर जा रही है। जब ये ऊपर जा रही है तुम देख सकते हो यहाँ पे ये ऐसे जा रही है। यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में कुछ कुछ मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे y1 है, y1 कहाँ पे कट किया है, y1 कट किया है Q2 में, और पहले वाली एनर्जी लाइन से कट किया है, ठीक है। फिर y2 जो है वो पहले वाली ही एनर्जी लाइन में है बट वो Q3 में है, और yc जो है वो पहले वाली एनर्जी लाइन में ही है बट वो Q4 में है, ठीक है। यहाँ पे जो पहले वाली एनर्जी लाइन है, अगर मैं इसको यहाँ पे नेमिंग कर दूं, सपोज करो कि मैं इसको यहाँ पे E1 कह देता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर कहीं भी डैश नहीं आएगा। यहाँ देखो यहाँ पे डैश आ रहा है ना, ये किसके लिए आ रहा है, ये दूसरी एनर्जी लाइन के लिए आ रहा है, तुम देख सकते हो। तो दूसरी एनर्जी लाइन के लिए जब भी जिक्र होगा तो उसका यहाँ पे डैश आएगा, उसके लिए डैश आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो वाई सी डैश है, वो दूसरी एनर्जी लाइन की, तो मैं इसको यहाँ पे भी नेम कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ E2। चलो ये सब चीजें हो चुकी। अब यहाँ पे सब क्रिटिकल फ्लो के लिए, फॉर सब क्रिटिकल फ्लो, सबसे पहले सब क्रिटिकल फ्लो भी ले लेते हैं और सुपर क्रिटिकल फ्लो भी लेंगे। फॉर सब क्रिटिकल फ्लो, अच्छा तुम लोग मुझे बताओ यहाँ पे Q की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, मतलब Q1 Q2 Q3 किसकी वैल्यूज यहाँ पे ज्यादा है। तो हम लोग जानते हैं भैया Q5 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में हमारे पास में Q4 की वैल्यू होगी, उसके बाद हमारे पास Q3 की वैल्यू होगी, उसके बाद Q2 की वैल्यू होगी, एंड देन Q1 की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज हैं। यहाँ पे Q जो है स्मॉल q, उसको मैं कैपिटल Q अपॉन B ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, QN लिख देता हूँ, QN लिख देता हूँ और BN लिख देता हूँ। अब मैंने ये क्यों किया, यहाँ पे n का मतलब है जो यहाँ पे तुम नंबर्स देख रहे हो ना, 5 4 3 2 1 कितने भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो n है मैंने बता दिया वो इसीलिए लिखा गया है। अब B1 अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं तो हम इसको अंडरस्टूड करें कि B1 जो हमारा B2 से ज्यादा होगा, ऐसे ही B2 हमारा B3 से ज्यादा होगा, ये मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अब विड्थ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, विड्थ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो उसकी विड्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर कम हो रही है, ये है इसका मतलब यहाँ पे। अब देखते रहो। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ डायग्राम है जो सीरीज में चल रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे जो नंबर 1 लिखा है वो ये वाला है, देन नंबर 2 डायग्राम हमारे पास में ये वाला है, एंड देन नंबर 3 डायग्राम हमारे पास में ये वाला है। तो ये तीनों डायग्राम से रिलेटेड है एक दूसरे से। तो सबसे पहला वाला डायग्राम हम सबसे पहले देखेंगे, उससे समझेंगे, देन दूसरा, एंड देन थर्ड वाला डायग्राम हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो हमारा पहला डायग्राम है इसमें तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, y1 है पहले, तो ये तुम सामने से देख रहे हो, कैनाल है, कैनाल का टॉप यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सामने से देख रहे हो, तो सब क्रिटिकल फ्लो जब होगा तो इसके बारे में हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो डेप्थ होगी जैसे सब क्रिटिकल फ्लो होगा तो वो कम हो जाएगी, तो यानी कि y2 जो है यहाँ पे y1 से कम हो जाएगा, और वो हो भी रहा है, हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास में, अब अगर मैं प्लेन की बात करूं, प्लेन यानी कि ऊपर से मैं देख रहा हूं, तो विड्थ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, तुम देख सकते हो कि B1 मेरा ज्यादा है B2 से। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर सब क्रिटिकल फ्लो भी है, तो थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, अगर सब क्रिटिकल फ्लो भी है और तुम्हारी विड्थ की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, अगर नॉर्मल फ्लो हो रहा था यानी कि विड्थ की कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं मेरी हो रही थी और सब क्रिटिकल फ्लो था, तब उस सिचुएशन में मेरी ये जो डेप्थ थी, डेप्थ ऑफ फ्लो थी, ये कम हो रही थी। लेकिन अब तुम सोचो कि अगर ये पतले रास्ते से निकले तो यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लो जो है ये तो बढ़ जाना चाहिए ना थोड़ा सा, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो हम इसी तरीके से कुछ यहाँ पे अपना जो है कंक्लूजन जो है वो निकालेंगे, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, दूसरा वाला हमने ये समझ लिया, ये थर्ड डायग्राम हमारा कैसे कैसे बना है वो भी मैंने बता दिया। अब सबसे पहले स्टेटमेंट्स जो हैं वो देखने शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे इनिशियल स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 इज E1। तो सबसे पहले हमारी जो एनर्जी थी सेक्शन 1 पे वो E1 थी, और वहां पे हमारी E2 जो है वो E1 के बराबर थी। तो हमारा जो सेक्शन 1 है वो हमारा कहाँ है, यहाँ पे है सेक्शन 1। अच्छा, ये हमारा सेक्शन 1 है, इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, तो यहाँ पे जो E1 है वो E2 के बराबर है, वो ये कह रहा है। अब देख लो आगे, तो जो स्पेसिफिक एनर्जी है सेक्शन 2 पे वो क्या है, सेम है एज दैट ऑफ सेक्शन 1। इसको भी हम यहाँ पे कंसिडर, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो गया, ये 2 ही होगा हमारा, नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो, एनर्जी एट सेक्शन 2 वुड बी सेम एज दैट सेक्शन 1, ये थोड़ी सी गलती सेक्शन, ठीक है, वुड बी E2, ठीक है, ये चीज है, ये वाला बीच का जो है स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया, इसको काट देते E2 लिखा हुआ है। हाँ आगे देखो, तो एनर्जी